सभी दर्शकों को नमस्कार। अमर उजाला की टीम एक बार फिर से हाजिर है आपके बीच। आज हम चर्चा करेंगे सेकंड चरण का जो चुनाव है उसके लिए तीनों मेन पार्टियों के दिग्गजों ने पूरे वेस्ट यूपी में डेरा डाला हुआ है। आज मेरठ में जहां पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जनसभा कर अपने समाज समेत सभी को साधने की कोशिश की, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में रोड शो कर लोगों में एक नया उत्साह पैदा किया है। योगी आदित्यनाथ ने बागपत में भी जनसभा की है, वहाँ पे उनके तीखे अंदाज देखने को मिले। आज उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आज मेरठ में रैली करने जा रहे थे। किसी कारण से उनकी रैली स्थगित हो गई, वो रैली में नहीं आ पाए और उनके जो कार्यकर्ता थे जो वहाँ रैली में पहुँचे थे वो काफ़ी मायूस नज़र आए। आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि आखिर जो ये मेरठ और बागपत की जो वेस्ट यूपी की लोकसभा सीटें हैं, इन्हें जीतने के लिए, इन्हें हासिल करने के लिए कैसे दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। आज हमारे साथी उन रैलियों में मौजूद थे, वो वहीं का सारा माहौल आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो मेरे सीनियर साथी सैयद यासिर रजा जी हैं, जो सपा को लेकर थोड़ा सा आपको विस्तार से बताएंगे। यासिर जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आज समाजवादी पार्टी की यहाँ पे रैली थी। सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र है जो बागपत की लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ अखिलेश यादव का आना था, लेकिन एंड टाइम पे मौसम ख़राब होने के कारण उनका हेलीकॉप्टर गाज़ियाबाद से उड़ान नहीं भर सका और वो नहीं आ पाए। उन्होंने लगभग 2.5 मिनट का अपना फ़ोन के ज़रिए भाषण दिया और उस भाषण में उन्हीं बातों को दोहराया जो पहले मेरठ में कर चुके थे। रही बात कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में आए हुए थे, भीड़ थी और लोग अखिलेश यादव को सुनना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव के ना आने की वजह से उनमें मायूसी देखने को मिली और करीब 2 घंटे तक लोगों ने इंतज़ार किया। बल्कि कार्यकर्ता जो आ गए थे वो सुबह 12 बजे आ गए थे और 2:10 पर अखिलेश यादव का आना था। 4:30 बजे बताया गया कि उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया है। इस दौरान जो बाकी नेता थे उन लोगों ने काफ़ी देर तक स्पीच दी, टाइम पास करने की कोशिश करते रहे। इस दौरान एक चीज़ और बताऊँ आपको, संजय सिंह भी आए और संजय सिंह ने कुछ हद तक अखिलेश यादव की कमी को पूरा किया। संजय सिंह ने, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, काफ़ी अरसे तक वो जेल में रहे, जेल से छूटने के बाद वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो संजय सिंह ने भी वही बातें कही जो पिछले दिनों महाराष्ट्र में प्रचार के दौरान कही थी। कुल मिला के ये समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ा सा कह लें कि उनके लिए सही नहीं रहा। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे अमरपाल शर्मा, उनके लिए ठीक नहीं रहा, क्योंकि भीड़ आती है नेता को सुनने के लिए और जब नेता ही ना आए तो फिर वो भीड़ में मायूसी होती है और वो कहीं ना कहीं प्रत्याशी के खिलाफ भी जाता है। जी कपिल जी। अब बात करते हैं हम सीएम योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी ने आज बागपत में भी काफ़ी तीखे हमले किए विपक्षियों पर। वहाँ उधर मेरठ में भी रोड शो कर लोगों को एक नया उत्साह दिया। तो हमारे बीच सीनियर साथी जगेंद्र उज्ज्वल जी हैं। जगेंद्र उज्ज्वल जी, सीएम योगी के रोड शो और जनसभा को लेकर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार दर्शकों, मेरठ की जो सीट है लोकसभा की वो हॉट सीट बनी है और उसके जो भाजपा प्रत्याशी हैं अरुण गोविल जी हैं और इस पूरी लोकसभा सीट की मॉनिटरिंग मुख्य प्रधानमंत्री पीएम मोदी खुद देख रहे हैं और इसलिए इस पर सबका फोकस इस सीट पर लगा है। पूरी भाजपा के लिए यह एक प्रतिष्ठा का पर्व बन चुका है। 3 बार की विजेता यहाँ लोग भाजपा रही है, तो चौथी बार अरुण गोविल को जिताने के लिए दमखम लगाए हैं। आज 5वीं दफ़े चुनावी दौरा मुख्यमंत्री सीएम योगी ने किया है हमारे यहाँ। तो 3:30 बजे उनका यहाँ पे दिल्ली गेट से चुंगी से उनका दौरा रहा, उनका रोड शो रहा। रोड शो में अरुण गोविल भी रहे, तो काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में दर्शक उनके लिए
रहे, उन्हें देखने के लिए आतुर रहे और काफ़ी भीड़ रही, जिससे एक अलग तरह का माहौल भाजपा के पक्ष में देखने को मिला। उधर बागपत सीट पर भी गठबंधन प्रत्याशी रालोद के राजकुमार सांगवान हैं, उनके समर्थन में भी आज एक बड़ौत वैदिक डिग्री कॉलेज में एक सभा हुई बड़ौत में। उसमें जहां जयंत चौधरी और चारू चौधरी आए, तो वहीं दूसरी बार सीएम आदित्यनाथ योगी ने वहां पर मंच साझा किया है और अपने पहली दफ़े बहुत तीखे तेवर में उन्होंने अपना संबोधन किया है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शरई कानून लागू करने की योजना बनाई है, जिससे यहाँ तालिबान इकट्ठा हो सके, तालिबानी शासन हो सके। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि अब देश में अगर कहीं एक धमाका भी होता है तो पाकिस्तान अपनी सफाई देने के लिए खड़ा हो जाता है। पहले एक समय ऐसा था कि एक धमाका होने पर भी पूरी जनता भयभीत हो जाती थी कि उनके ऊपर कहाँ से आक्रमण हुआ। तो आज माहौल बदल चुका है। तो सीएम योगी ने वहाँ पर तीखे प्रहार किए और जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया। इस पे एक सवाल ये है सर, अभी जो पहले चरण का जो चुनाव हुआ है, उससे पहले शायद अभी सीएम योगी का इस तरह का भाषण देखने को नहीं मिला। उधर पीएम मोदी ने भी अलीगढ़ में कहा कि बहन बेटियों के मंगलसूत्र छीन लेगी ये इंडी गठबंधन। तो कहीं ना कहीं भाषण में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है। तो वही चीज़ आज हमें बागपत में भी देखने को मिली। देखो, पहले चरण के मतदान में ये तो साफ हो चुका है कि जो प्रदेश की जो 8 लोकसभा सीटों पर जो मतदान हुआ था, वो मतदान प्रतिशत कम रहा और ये भी स्पष्ट है कि वो हिंदू बाहुल्य गांव क्षेत्रों में कम रहा और मुस्लिम बाहुल्य में ज़्यादा रहा। तो इसलिए हर भाजपा भी ये नहीं कह सकते 8 सीटों में अभी इस कहने की स्थिति में नहीं है कि हम फला सीट स्पष्ट जीत रहे हैं। वे भी कह रहे हैं कि हम संघर्ष में हैं। तो उन्हें भी लग रहा है कि अब माहौल थोड़ा और बदला जाए। तो इसलिए प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, भाषणों में वो तीखा प्रहार चाहते हैं जो 2014 में 2019 में रहा। तो इसलिए चाहते हैं कि भाजपा के जो समर्थक हैं, जो कट्टर हिंदू हैं, तो वो एक तरह से हिंदू मुस्लिम वोटर आमने सामने आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। तो इनका ये भी एक सोच है। जी 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 जी। अब हमारे बीच हैं राजकुमार सैनी जी। राजकुमार सैनी जी, आपको बसपा की जो रैली हुई है आज, एक बड़ी जनसभा हुई अलीपुर में, तो राजकुमार जी आपको बसपा की रैली के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। राजकुमार जी कपिल जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अब पश्चिम उत्तर प्रदेश की मेरठ और बागपत सीट एक बेहद ही दिलचस्प होती जा रही है। उसका कारण यह है कि बागपत की सीट लोकदल गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। वहाँ से लोकदल के प्रत्याशी हैं राजकुमार सांगवान। और मेरठ की सीट की बात करें तो मेरठ की सीट पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी से अरुण गोविल लड़ रहे हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पर देवव्रत त्यागी चुनाव मैदान में है। वहीं दलित चेहरा, जो समाजवादी पार्टी ने एक दलित कार्ड खेला है सामान्य सीट पर, वो योगेश वर्मा की पत्नी, क्योंकि दलित समाज से आती हैं, योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा मेरठ की महापौर भी रही हैं, वो भी चुनाव मैदान में है। आज की अगर हम बात करें, जो कपिल जी आपने अभी कहा कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाली है, मैं आपको बता दूं कि आज 7-8 साल बाद मेरठ की सरजमी पर बसपा सुप्रीमो मायावती का आगमन हुआ। देवव्रत त्यागी की चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए मायावती आज हापुड़ रोड स्थित अलीपुर गांव में पहुंची थी, रैली संबोधित की। उस रैली का जो सिनेरियो मुझे देखने को मिला इस प्रकार था कि बसपा सुप्रीमो अपने पुराने अंदाज में ही वो नज़र आई और उन्होंने बेरोजगारी, किसान, दलित, अति पिछड़े और सामान्य वर्ग के गरीब लोगों की समस्याओं को उन्होंने उभारने का काम किया। मुझे उनकी इस बात से यह भी बात याद आती है कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय वाली
जो स्थिति थी वह भी वो सामने प्रस्तुत करती नजर आई। उन्होंने एक बात और इस दौरान कही कि इस बार बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनावी मैदान में है, लेकिन उन्होंने जो टिकट का वितरण किया है उसमें उन्होंने जाट को भी टिकट दिया है, उसमें उन्होंने वैश्य को भी टिकट दिया है, उन्होंने सैनी को भी टिकट दिया है, तो उन्होंने प्रजापति को भी टिकट दिया है, और यहाँ से त्यागी ब्राह्मण समाज को साधने के लिए देवव्रत त्यागी को भी टिकट दिया है। उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि मैं यानी कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से सर्व जातियों को साथ लेकर चल रही है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि हमारा गठबंधन किसी राजनीतिक दल से नहीं बल्कि एक सामाजिक गठबंधन के रूप में हम चुनाव मैदान में रहेंगे, ऐसा सब कुछ देखने को मिला। लेकिन उनके भाषणों में एक और बात मिली, उन्होंने जहां भारतीय जनता पार्टी पर सीधे कटाक्ष किए, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए कि वह दलित और मुस्लिमों का उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्होंने इस दौर में कांग्रेस को भी कहीं नहीं बख्शा, उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर इसी प्रकार के आरोप लगाए और यहाँ तक कह दिया कि जब कांग्रेस केंद्र की सत्ता में थी तो उन्होंने भी दलित, पिछड़े, मुस्लिम और गरीबों के साथ अन्याय किया, तो देश की जनता ने उनको केंद्र से बाहर कर दिया। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस चुनाव में देश की जनता केंद्र से जाने से रोक रही है। तो सीधा सीधा इसके साथ साथ उन्होंने एक और बहुत बड़ी दिलचस्प बात कही, क्यों कि मेरठ की सीट पर सामने दलित समाज से ही जो हमारे पूर्व विधायक योगेश वर्मा उनकी पत्नी चुनाव मैदान में हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं वो बहुजन समाज पार्टी के कोर वोट में सेंध न लगाते हैं, इसीलिए उन्होंने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर भी प्रहार किया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब हमने आरक्षण बिल को लेकर एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया था तो बिल फाड़ने का काम भी इसी समाजवादी पार्टी ने किया था। वो पुराने दिन भी अपने कोर वोटर को जो सामने दलित और मुस्लिम की भीड़ बैठी थी उसको लेकर के भी उनको जगाने का काम किया। कहीं ना कहीं उन्होंने जो है ये मायावती ने मतलब अपने कोर वोट के साथ साथ अन्य लोगों को भी जोड़ने का ऐसा कुछ प्रयास किया, और उनका प्रयास कितना सफल होता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा, कितना वोट वो रोक पाती हैं। क्योंकि पिछले अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें भी बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर को बीजेपी ने अपना बहुत सारा वोट बैंक उसके कोर वोटर को अपना बताना शुरू कर दिया था। उसको लेकर के भी इस बार मुझे लगा कि मायावती अपने वोट बैंक को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। जी कपिल जी, यही राजनीति है सर। मेरा एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे। जी कपिल, एक अभी कुछ टाइम पहले वो दौर भी था जब खुद सुनीता वर्मा बसपा से मेयर बनी, योगेश वर्मा खुद बसपा के नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं बसपा से। अब वो देखो सपा में आए तो ये राजनीति यही है कि एक दूसरे पे पलटवार करना। लेकिन मेरा सवाल यहाँ सर एक छोटा सा ये है, आपने अभी कहा कि मायावती 6-7 साल बाद मेरठ की जमीन पर आई आज, क्या समर्थकों में वही उत्साह देखने को मिला जो आपने पहले कभी कवर की होगी मायावती की रैली 6-7 साल पहले? इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर आप। जी कपिल जी, हम लोगों ने जब मायावती सत्ता में थी, यूपी की सीएम थी, तब भी हम लोगों को उनको कवरेज करने का अवसर मिला और आज भी हमने उनको कवरेज किया है। ये बात तो सही है कि पहले जैसा तेवर, क्योंकि होता ये है कि जब सत्ता में होता है तो उसका अंदाज कुछ और होता है और आज सत्ता से बाहर है तो उनका अंदाज कुछ और है। लेकिन आज भी जब वो चुनावी मंच पर पहुंची तो उनके सामने जो उनका कोर वोटर बैठा था, उनका उत्साह और उनका जोश नारों में दिखाई दे रहा था। ज़बरदस्त नारे लगाए जा रहे थे। हालांकि बहन जी सीधे मंच पर आई और मंच पर आने के बाद उन्होंने अपना वही अंदाज के एक पेपर के माध्यम से उन्होंने अपना भाषण पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच में भी जो वोट बैंक सामने बैठा हुआ था, जो कार्यकर्ता उनके सामने बैठे हुए थे, एक पल भी वो नारेबाजी करते नहीं थम रहे थे। मुझे लगता है कि वो जो कोर वोटर है उनका अभी भी मायावती के प्रति जो प्रेम है वो लगता है कि बरकरार, मुझे लगता है, दिखाई देता है ऐसा। इसी बीच सर एक मंच की एक तस्वीर आज पूरे दिन काफ़ी फेमस रही। वो तस्वीर है पूर्व मंत्री हाजी याकूब ने मायावती को सोने का मुकुट भेंट किया है। ये तस्वीर हालांकि काफ़ी चर्चा में रही है आज पूरे दिन भर, तो थोड़ा सा इस पे भी सर आप प्रकाश डालिए। हाँ, ये एक चर्चा का विषय था क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से 2019 में हाजी याकूब कुरैशी लोकसभा का चुनाव लड़े थे और मात्र लगभग 47 वोटों से उनको हार का मुंह देखना पड़ा था।
लेकिन 4700 वोटों से उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। और उसके बाद से ऐसी परिस्थितियां आई उनके साथ में कि उनको इस दौर में कुछ कारणों के चलते बीजेपी ने, आरोप यही है कि बीजेपी ने उनको घेर लिया और बहुत सारे मुकदमे कायम हुए, उनको जेल का मुंह देखना पड़ा। हाल ही में वो कुछ समय पहले ही वो जेल से बाहर निकले। उस समय से बीमार की बात भी की जा रही थी कि वो बीमार चल रहे हैं, लेकिन आज मंच पर ऐसा लगा कि मतलब वो दोबारा से फिर जो है अपने पुरानी फॉर्म में नजर आए। उनका बेटा, उनका एक पोता और वो खुद मंच पर जब आए तो पहले पुराने जैसे अंदाज में थे। आते ही सभी लोगों को हाथ हिलाकर उन्होंने अभिनंदन किया। पूरी भीड़ ने भी उनका स्वागत नारों के साथ किया। लेकिन जिस समय वो सोने का मुकुट बसपा सुप्रीमो मायावती को भेंट कर रहे थे तो वो भी एक अलग ही अंदाज था। उस भीड़ के अंदर यह चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि एक समय ऐसा रहा कि बहुत समय, लंबे समय से जो है याकूब कुरैशी बहुजन समाज पार्टी ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक मंचों से दूरी बनाए हुए थे। लेकिन अचानक उनका मंच पर आना, और क्योंकि मेरठ का मिजाज कुछ इस तरीके से है कि पहले भी जो है हाजी याकूब कुरैशी के साथ मुस्लिम बड़ी संख्या में चलता रहा है, तो लगता है कि बहुजन समाज पार्टी इसका लाभ भी जो है लेने जा रही हो, ऐसा उन्होंने प्रयास किया है। अब मिलता है या नहीं मिलता है यह तो समय बताएगा, लेकिन ये बात यही सही है कि हाजी याकूब द्वारा इस मौके पर मायावती को एक सोने का मुकुट दिए जाना एक बहुत ही चर्चा का विषय है, सोचनीय विषय है। और इस पर मेरठ की राजनीति किस तरफ जाएगी यह आने वाला समय बताएगा। जी कपिल जी। 26 अप्रैल को होने वाले सेकंड चरण के चुनाव में वेस्ट यूपी की 2 हमारी बागपत और मेरठ सीटें हैं। अब इन 2 सीटों को लेकर हमारे सीनियर साथी यासिर जी थोड़ा सा विस्तार से आपको बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं जो सैनी जी कह रहे थे उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जी, ये याकूब कुरैशी मंचों पे फिर से दिखने लगे हैं। इससे पहले जब चुनाव से ठीक पहले सैनी जी की ही बात हुई थी उससे, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं चुनाव से दूर रहूँगा, लेकिन फिर अचानक वो मंचों पे आने लगे। हाँ, लेकिन एक मुस्लिमों में भी एक इस तरह की चर्चा है कि वो वोट काटने के लिए या भाजपा को कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। तो याकूब कुरैशी का ये कहना था कि नहीं, हमारा किसी ने साथ नहीं दिया जब हम जेल में थे, हमारे को मुकदमे ला दे गए। तो ये भी सच है कि मायावती ने भी उनके पक्ष में एक शब्द नहीं बोला था। ये चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। जी, जहाँ तक 2 सीटों की बात है तो यहाँ पे मेरठ में अरुण गोविल हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनीता वर्मा हैं जो पूर्व मेयर भी हैं यहाँ से, और बसपा के टिकट पे वो मेयर चुनी गई थी। अब समाजवादी पार्टी ने उन्हें सामान्य सीट पर उतारा है। पहले अतुल प्रधान को टिकट दिया था, उनसे पहले टिकट दिया था भानु प्रताप सिंह को जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। हमारा जो मेरठ संस्करण है इसमें 2 क्षेत्र ऐसे आते हैं जहाँ दूसरे चरण में मतदान होगा। उसमें एक मेरठ है और दूसरा बागपत है। बागपत में राष्ट्रीय लोकदल ने राजकुमार सांगवान को उतारा है जो भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, और समाजवादी पार्टी ने अमरपाल शर्मा को मैदान में उतारा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने किसी और को टिकट दिया था, बाद में काट दिया था, मनोज चौधरी को टिकट दिया था, और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप बंसल को उतारा है। चुनाव बड़ा दिलचस्प है जी। आज कल इसका प्रचार ख़त्म हो जाएगा। आज सभी प्रमुख दलों के नेता बागपत में भी थे। संजय सिंह भी आम आदमी पार्टी से आए गठबंधन का प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए, हालांकि अखिलेश यादव का तो वो नहीं आ पाए, और मेरठ में मायावती रही। इसके अलावा रोड शो मुख्यमंत्री जी ने भी किया है। तो कुल मिला के काफ़ी दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुका है चुनाव। कल आखिरी दिन है, कल और भीड़ रहेगी। हालांकि कोई बड़ा चेहरा अभी तक ऐसा नहीं है जिसके बारे में लोगों को सूचना आई हो कि वो मेरठ में प्रचार करने के लिए आया हो। दूसरी बात, अखिलेश यादव ने इससे पहले आज अलीगढ़ में भी जनसभा की है। अलीगढ़ में उन्होंने ये कहा है कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में गठबंधन की लहर चल रही है, और पश्चिम की जो हवा चली है वो पूरब तक जाएगी। और पहले में बीजेपी की भाषा बता रही है कि वो इस चुनाव में पीछे रह गई है, अब वो दूसरी तरफ चुनाव को ले जाना चाहते हैं। लेकिन जनता समझदार है, वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है।
और संविधान ही हमारा जीवन है, संविधान ही हमारा संजीवनी है, ये उन्होंने कहा है। ये प्रमुख बातें उनकी रही हैं। एक और मैं अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। जो आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ऐसी बात कही, हालांकि वो इससे पहले भी कुछ मंचों पर ऐसी बात रैलियों पर कह चुकी हैं, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता काफ़ी समय से पश्चिम उत्तर प्रदेश की अलग प्रदेश की मांग करती चली आ रही है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी मांग देश की आज़ादी के समय से चल रही है, जो मेरठ की जनता की मांग है, वो है हाईकोर्ट बेंच की। तो उन्होंने आज मेरठ की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इन दोनों मुद्दों को भी प्राथमिकता से उठाया। और मैं समझता हूँ कि इन मुद्दों को बुनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी हर मंचों से अपनी बात कह रही है। और आने वाले चुनाव में हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी को ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को इन मुद्दों पर सभी धर्म जाति के लोगों का वोट मिल जाए, ऐसा उनका मानना है। मैं समझता हूँ इसीलिए ये सब चीज़ें उठाई जा रही हैं। और उन्होंने उस आरक्षण की बात भी कही, उन कर्मचारियों को के दर्द पर मरहम लगाने का काम किया जिन कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण बंद कर दिया गया है, उन लोगों को भी टच उन्होंने किया। किसानों के गन्ना भुगतान से लेकर के उनके दाम बढ़ाए जाएं, किस तरीके से बढ़ाना है, उन सब लोगों को उन सब बातों को भी उन्होंने जो है ना आगे बढ़ाने का काम किया। मतलब कोई ऐसा पक्ष या कोई ऐसा मुद्दा मायावती ने नहीं छोड़ा जिसके बाद उन्हें मलाल रहे कि मैं मेरठ की जनता से ये बात नहीं कह पाई। उन सारे मुद्दों को प्राथमिकता से रखा, सभी लोगों को जोड़ने का काम किया। जी, मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद राजकुमार जी। तो ये थी आज की हमारी पूरी चर्चा। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।